कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। 24 में 400 पार। बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मेरे और शोभना के साथ आप लगातार देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के इस परीक्षा से पहले पर्चा जो आउट हो रहा है, यानी चुनाव में नतीजा क्या आ सकता है, इस अब तक के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में बीते 2 घंटे से हम आपको बता रहे हैं। जी न्यूज और मेटराइज ने जो लोगों का ओपिनियन पोल किया, उसमें अब बारी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ओपिनियन पोल में अब तक के नतीजे क्या रहे। बिल्कुल, और अब तक के 543 में से 329 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें एनडीए गठबंधन को 181 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 83, लगभग जिसे कहा जाए कि 95 सीटों से ज्यादा की बढ़त एनडीए गठबंधन ने बना ली है अभी तक के आंकड़ों में। और अन्य पार्टियों के खाते में 65 सीटों पर जीत मिलती हुई जा रही है, दिखाई दे रही है। अन्य में ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से हैं। और संगीत रागी जी मेरे साथ बने हुए हैं और वो कह रहे थे कि भाई मेरा जो कंसर्न है वो ये 65 सीटें हैं। तो संगीत रागी जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये जो 65 सीटें हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या लग रहा है, इसमें भी बीजेपी से इनमारी कर लेगी क्या? मुझे 2 ही आंकड़ों में दिलचस्पी है। हाँ। क्योंकि एक आंकड़े के बारे में बहुत आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बना रही है। ठीक है। दूसरे में दिलचस्पी ये है, और जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक 13वीं जरूर करा देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, राहुल गांधी क्या करेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है सर्वे को आगे बढ़ाना है। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, सुनते धैर्य तो रखिए। राहुल गांधी के बारे में जैसे ही और कांग्रेस के बारे में बोलते हैं आपको बहुत कष्ट होने लगता है। बिल्कुल वैसा ही कष्ट है जैसा आपको बीजेपी के बारे में सुन के होने लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप मेरी पत्रकारिता पे इतने साल के अनुभव पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। नहीं, अब आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूं। क्या मैंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा है? आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैं तो एक पैटर्न नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं होता। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी का दिलचस्पी मेरी इसलिए है कि देखना है कि दक्षिण के राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी 35 सीटें लेकर के आई थी, अब कितना लेकर के आ रही है। अगले राज्य का हम रुख कर लेते हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में हमने लोगों से 10 सालों में मोदी सरकार के कामकाज के बारे में सवाल किया। सर्वे में जो हमने सवाल किया उसके मुताबिक 48% लोग कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं, 30% लोग थोड़े संतुष्ट हैं, 21% लोग मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं, जबकि 1% लोगों ने कहा पता नहीं है। प्रणय, बिल्कुल, लेकिन इन आंकड़ों के साथ साथ मनोज जी ये जो आंकड़े बता रहे हैं, यानी सरकार के कामकाज को एक तरीके से थम्स अप ये आंकड़े देते हुए नजर आ रहे हैं। 48% यानी करीब 50% जो जनता है वो यहां समर्थन देती हुई दिख रही है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी आप कार्य करें और उसके अगेंस्ट में कोई बड़ा आंदोलन, निगेटिव आंदोलन नहीं कीजिएगा तो सरकार के प्रति निगेटिव मैसेज भी नहीं जाता है। आंदोलन तो बहुत हुए मनोज जी। नहीं, कोई आंदोलन ऐसा मुझे बताइए जिसमें पब्लिक का सपोर्ट लेकर आपने किया हो। ये पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली के चौराहे पे आ जाए, राहुल गांधी जी ने ये मैं इस बात को नहीं समझ पाई। आंदोलन तो हमेशा जनता ही करती है, अब आप उसको टैगिंग कर देंगे, ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरानी है। उसी को समझा रहा हूँ। असम में राहुल गांधी जी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और वहां पे उन धरना पे बैठ गए। भारत के किस राज्यों में कांग्रेस के लोगों ने धरना किया और रोड जंगा उनके अगेंस्ट में आए? आपने राहुल गांधी के कार्यों को ही पूरे भारत में, मैंने पैन इंडिया जो कही, वो तो समर्थन दे ही नहीं रहे, तो कैसे मुद्दा बनेगा? असम की चीजें तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ मनोज जी जो बड़ी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी को ग्लोरीफाई करने में लगी हुई है। जमीन पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ना चाहिए और दिखाना चाहिए समय मध्य प्रदेश का आंकड़ा, क्योंकि हम इस ओपिनियन पोल के भी लगभग मध्य में पहुंचने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में बीजेपी मध्य प्रदेश में
क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी सभी 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, यानी 29 में से 28 सीटें जो हैं एक बार फिर उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा इस बार फिर से गड़बड़ कर रहा है क्या मनोज जी? छिंदवाड़ा गड़बड़ नहीं हो रहा है, मतलब अब ये हो रहा है कि भाई 29 में से 28 जा रही है, तो एक बार फिर बीजेपी छिंदवाड़ा में पैठ नहीं बना पा रही है। पैठ बना लेगी। छिंदवाड़ा में ये भी तो हो सकता है ना कि इलेक्शन के बाद छिंदवाड़ा कहीं और चला जाए। नहीं मुझे लग रहा है कि ये संगीत रागी जी को सब अंदर की बात पता होती है, ये बीजेपी बड़ा नाराज होने वाली है, ये सारे सीक्रेट पहले ही खोल देते हैं। बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के समर्थकों को बीजेपी के अंदर की बात नहीं पता होती, ऐसी चलिए मनोज जी की बात पूरी सुन लेते हैं। मनोज जी, छिंदवाड़ा एक ऐसा जगह है जो कमलनाथ के पूरी फैमिली वहां पे एस्टेब्लिश्ड है और उनको लेकर काफी वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अभी हम उसको दे रहे हैं। और छिंदवाड़ा में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये बीजेपी के साथ एक बार मैं मनोज जी आऊंगी, एक बार वोट परसेंटेज की बात करना भी जरूरी है। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 62% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 32% वोट मिल रहा है, ये डबल का अंतर है। अन्य के खाते में 6% वोट जा रहा है। मनोज जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्या वजह है कि 18 साल के राज्य का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, सारे फैक्टर्स है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था एक दौर में, वहां पर कांग्रेस साफ हो गई है। शोभना जी, यही जगह था और यही जगह पर, इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था, आप बोली थी जबकि मध्य प्रदेश में मनोज जी लग रहा कि मुझे आपके आंकड़े पे शक है। और मैंने उस दिन भी मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। कुछ पत्रकारों को भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत कर नहीं आएगी। लेकिन मैं जब जमीन पे जाता था और लोगों से बातें करता था तो लोगों का शिवराज सिंह चौहान के प्रति कहीं से एंटी कंबेंसी नहीं दिखता था। दूसरी बात है कि उन्होंने लाडली बना, इसीलिए हम शोभना जी से कहते हैं कि शक करना और सवाल करना आपकी शैली का हिस्सा है। लेकिन दूसरी बात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शाजिया अली में भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का स्वागत है इस ओपिनियन पोल के अंदर। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे है इस चीज को लेकर। आप लोगों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा मुद्दा उठाया, यहां तक कि ईवीएम पर भी सवाल उठाए, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है ये एक बार फिर उसी नतीजे पर जाता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि वो 2019 के चुनाव में गया था। आप इतना खाली 32% वोट हमें क्यों दे रहे हैं? 16% दे दीजिए। ओपिनियन है, ओपिनियन आपका अपना है, हमारा ओपिनियन अपना है, हमारा तो जनता का ओपिनियन है। चलिए सुरेंद्र राजपूत को शेर सुना दीजिए आप इसी बात पर। शेर के साथ शुरुआत करते हैं आज की चर्चा आपके साथ। फिर शेर का जवाब शेर से दिया जाएगा। शोभना जी, बड़ा पुराना शेर है, हालांकि बार बार दोहरा चुका हूं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ दिन की बात और है, कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। कुछ दिन की बात तो और है, ओपिनियन आप करते रहिए, उसके बाद ओपिनियन आप भी बदलेंगे और पोल जो है इलेक्शन कमीशन भी बदलेगा। आपका ओपिनियन बदलेगा, इलेक्शन कमीशन का पोल बदलेगा, रात गुजरेगी और सुबह आएगी। मैं तो बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि ये जितने ओपिनियन पोल हैं आपके, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग कर रहे हैं, इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जनता के बीच में जो झूठ, छल, कपट और प्रपंच लेकर के जा रहे हैं, उसका जनता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता आज की डेट में पर्सनालिटी बने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लड़वाना चाहती है, पूछना चाहती है, एक बार और मुद्दे उसके सामने हैं कि अब तो ये नहीं आपने नहीं आप छोटी सी बात मेरी पूरी तो हो जाने दीजिए। चलिए पूरी करिए और फिर मैं चाहती हूँ विंडो में मनोज जी भी आए और मैं और प्रणय भी आए और फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाए, क्योंकि आपने बहुत सफाई के साथ एक बहुत बड़ा आरोप में हमें भी घेर लिया है और मेट्राई सर्वे जिन्होंने किया उनको भी घेर लिया। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, पहले सुरेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। आइए सुरेंद्र जी। हाँ, मैंने निश्चित तौर पर आपको घेरा है और जानबूझकर घेरा है। मैंने संस्थानों को घेरा है, इंडिविजुअल पत्रकारों को बिल्कुल नहीं घेरा, प्रस्तोताओं को कतई नहीं घेरा, शोभना जी को कतई नहीं घेरा। हां, संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से कोई जोशी जी आकर के पेनलाइज करते हैं या किस तरीके से करते हैं, उनको जरूर घेरा है और वो आगे भी घेरूंगा। मैं आपसे कहता हूं ना कि इस बार पर्सनालिटी का चुनाव नहीं है, इस बार मुद्दों का चुनाव है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात की है,
चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पे जिस तरीके से आपने 25% की बेईमानी की, 36 वोटों में से 8 वोटों की आपने डकैती डाल ली, अगर आप इस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी वाले करना चाहते हैं तो 400 क्या 500 जीत जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत, लेकिन इस देश में जनता जनार्दन है। हाँ, ये शाजिया इल्मी, जितने आरोप आपके ऊपर इस समय सुरेंद्र राजपूत लगा रहे हैं, उन्होंने एक शेरो शायरी भी शानदार सी पढ़ दी। अगर कोई जवाब आप शेरो शायरी में देना चाहें तो स्वागत है आपका, और नहीं तो शब्दों में आप दें जवाब। नहीं, शाजिया जी तो शेरो शायरी देंगे, बड़े तो सच न रहे भाई, सच राजपूत जी, सच घटे या बड़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये कहानी है, देख रहे हैं हम लोग, और यही पोल सर्वे बता रहा है, यही ओपिनियन पोल है। अभी भी तो आपसे कहा गया है, सुरेंद्र भाई ने अभी भी क्या कहा है कि आपको झूठा कहा है ना। आप देखिए धीरे धीरे, थोड़ी देर में ये ईवीएम को झूठा कहेंगे, उसके बाद ईसी को झूठा कहेंगे, फिर सारे के सारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनको झूठा कहेंगे, और बहुत जल्दी ही मैं बता दूं आपको, ये देश की जनता को भी झूठा कहेंगे। तो अब क्या करें, क्योंकि सच घटे या बड़े सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं, और इस झूठ का क्योंकि आपने साथ लिया था लगातार, इस वजह से आपकी ये हालत हो गई है। झूठा कौन है ये तो थोड़े दिन में चुनाव में जनता साबित कर देगी, और जनता का जो निर्णय होता है वही सबसे बड़ा निर्णय होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मेट्राइज के सर्वे में जो हमने सवाल पूछा था, शाजिया मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन जो सवाल हमने पूछा था मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लेकर, उनके मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बीजेपी को क्या फायदा हुआ है, तो देखिए उसमें 16% लोगों ने कहा है कि इससे उनको फायदा हुआ है, और वहीं 22% लोगों का कहना था कि कुछ फायदा हो सकता है। वहीं 34% लोगों के मुताबिक न फायदा होगा न उससे कोई नुकसान हुआ है। वहीं 7% लोगों ने कहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान हुआ, और 21% लोगों ने कहा कि वो पता नहीं। शाजिया इल्मी, अब मैं आपके पास आऊंगी। जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया तो ओबीसी वोट की बात की गई, और कहा गया कि भाई ओबीसी की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, अगर उसके मुख्यमंत्री उसको बनाया जाता है तो बीजेपी को बहुत फायदा होगा। हालांकि सीटों के रूप में आपको फायदा दिख भी रहा है, लेकिन ये जो अगर पर्टिकुलर सवाल की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डायलेमा दिख रहा है। आप क्या कहेंगी? देखिए, जब विश्लेषक इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरी पारंपरिक तरीके से, तो वो उसी तरह से जो जातिवाद को जिस तरह से लेकर जो अरिथमेटिक होती थी, गणित होता था, उसी तरह से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है राजनीति इतनी बदली है कि विश्लेषकों को भी अपने देखने के तरीकों को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बात सिर्फ एक ओबीसी सीएम की नहीं है, या फिर एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, या फिर ओबीसीज को कितनी संख्या हमारी कैबिनेट ने दी है, या कितने ओबीसी मेंबरान हैं हमारे पार्लियामेंट में, पर देखना पड़ेगा कि किस नियत से काम हुआ है, कैसे सेवा और सुशासन है जो पूरी तरह से राज कर रहा है। और इस बार पहली बार लोग सोच रहे हैं आप सेवा और सुशासन कह रहे हैं और विपक्ष ईडी और सीबीआई कह रहा है। शाजिया इल्मी, आप सेवा और सुशासन की बात कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो वही तो है, तो वही तो हम कह रहे हैं, जो जितना भ्रष्टाचार करेगा उसको उसी से डर लगेगा, जो जितना काम करेगा उससे, यही तो फर्क है ना। साधु और मध्य प्रदेश में जहां पर दिसंबर 2023 के अंदर चुनाव हुए थे, राजस्थान में भी उसके साथ ही चुनाव हुए थे, राजस्थान के आंकड़ों का भी रुख कर लेते हैं। मैं लौटूंगा शाजिया आपके पास में, लेकिन देखिए राजस्थान के अंदर भी चुनावों को लेकर जी मेट्राइज के जो सर्वे के अंदर आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि बीजेपी राजस्थान के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ शोभना, यहां पर जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में इस ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी को 25 में से 25 सीटें राजस्थान में भी मिलती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। यानी एक बार फिर वही 2019 वाले आंकड़े दोहराते हुए नजर आ रहा है राजस्थान का रणक्षेत्र चुनाव में। बिल्कुल, और वोट परसेंटेज भी हम फटाफट अपने दर्शकों को दिखाते थे। देखिए इस समय तो ये मोदी जी द्वारका नगरी में डुबकी लगाकर बाहर निकले और शान के साथ 25 का झंडा लिए हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में। जैसा कि प्रणय ने अभी आंकड़ों को देखकर बताया कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां पर भी किया है, 25 की 25 सीटें। मध्य प्रदेश में भी अपने इतिहास को दोहराया है बीजेपी ने। तो आइए फटाफट वोट परसेंटेज पर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी को 66% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 28%, अन्य के खाते में 6% वोट जा सकता है। आरती टिक्कू, राजस्थान में कहा जाता है कि भाई सत्ता विरोधी लहर हमेशा काम करती है, हमेशा सरकार बदलती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो तो गलत हो गया, लेकिन अब फिर लोकसभा में अपना इतिहास बीजेपी दोहरा रही है। देखिए
ये साबित हो गया है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी स्टेट्स में और सेंटर में ये फॉर्मूला जो है लगातार हर जगह सक्सेसफुल ही रहा। और कई लोगों की जो आशंकाएं थी कि वहाँ वसुंधरा राजे को नहीं बनाया सीएम तो बहुत कुछ बवाल खड़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो जिन स्टेट्स में एक्सपेक्टेशंस थी कि दोबारा वही सीएम्स पुराने जो इनके लीडर्स हैं वो बनेंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग यही सोच के वोट डालेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो रहेगा। और साथ ही साथ मोदी गारंटी जो प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दोनों स्टेट्स में हम देखेंगे। चलिए, सुरेंद्र राजपूत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपने देखा कि ये जो आंकड़े हैं एक बार फिर वही जो आंकड़ा है 2019 का वो दोहराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बड़ा कैंपेन चलाया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, और चुनाव जो नतीजा है उसके बाद भी कहा गया कि जनता मिस कर रही है, जनता को कहीं ना कहीं गहलोत जी के जाने का दुख है। लेकिन वो दुख जो है वो यहां इस ओपिनियन पोल के अंदर तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। और अगर यही नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये हिंदी हार्टलैंड के चुनावी नतीजे हैं। और सुरेंद्र जी, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अब इन आंकड़ों से भी आप सहमत ना हो और आप ओपिनियन बनाते रहिए और नतीजे कुछ होंगे? क्योंकि मैं तो नतीजों वाले दिन भी आपके साथ बैठूंगी और चर्चा करूंगी। शोभना जी, एक बड़ी पुरानी सी 4 लाइनें हैं, आपने चूंकि आज छेड़ दिया तो इसमें ही सारा जवाब है। सुना डालिए। कहते ना झूठ से सच से जिससे जी झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें। आपके वो जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं उनके लिए है, और अभी मोदी जी के लिए कि आप इन दिनों मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें कीमत हमारी रखें, और मन की बात कहें या वतन की, बस झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। मसला क्या है कि आप जितना झूठ भारी आवाज में बोलेंगे वो सच नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैं जिम्मेवारी से आपसे कहता हूं, जिम्मेवारी से, मैं नहीं कहता कि हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जिस तरीके से लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, बड़ा वर्ग, किसानों का बड़ा वर्ग, नौजवानों का बड़ा वर्ग, जिस तरीके से राजस्थान में आते ही आपने जो नौकरियां हम लोगों ने दी थी वो आपने छीनने का काम कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने खत्म करने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश में भी तमाम ऐसे काम किए, लाडली बहना और बाकी योजनाओं के लिए लोग तैयार बैठे हैं। इस बार आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, आपके संस्थान को भी मिलेंगे। और ये जो लोग सर्व देती हूं आपको और उम्मीद करती हूं, और चलिए ना, नाई बाल कितने जजमान सामने आपके, ज्यादा तो समय बचा नहीं है, 2 महीने का वक्त है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अब अगले सवाल जो हमने सर्वे में अगला सवाल पूछा है, 100% सहमत हूं। चलिए ठीक है, उसका वक्त हो गया है, वो बता देते हैं। जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में 37% लोगों ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस को शिकस्त मिली। वहीं 23% लोगों ने माना कि पार्टी में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी। 24% लोगों ने कहा मोदी की गारंटी कांग्रेस को ले डूबी। 12% लोगों ने माना कि बीजेपी के बेहतर चुनावी प्रबंधन की वजह से कांग्रेस हारी, जबकि 4% लोगों का मानना है अन्य कारणों से कांग्रेस को हार मिली। बिल्कुल शोभना, और देखिए आप राजस्थान के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस अक्सर कहती है कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, रिवाज बदलने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो नतीजा आया उसने एक बार फिर कांग्रेस को ही चौंकाया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि राजस्थान में गुटबाजी का कांग्रेस के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ा है, और 27% लोगों का कहना है कि कुछ नकारात्मक असर पड़ा है। 12% लोगों का मानना है कि गुटबाजी का कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि 13% लोगों ने अपनी राय नहीं जताई। तो बिल्कुल, आइए संगीत रागी, और ये सवाल दोनों आपने सुने, और अब बताइए आपका क्या आकलन है, और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे सुरेंद्र राजपूत के। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ही बात करेंगे। और जो भी उन्होंने शेर पढ़ा, बहुत अच्छा शेर पढ़ा, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं, सच्चाई हम भी जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी कि वो विधानसभाओं के चुनाव में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन वो कहाँ पर पहुंची है ये हम सबके सामने पता है। और जब वही मतदाता जब राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा के लिए आकर के चुनाव में मतदान करता है, तो वो मोदी के लिए मतदान करता है। और जहाँ मोदी होते हैं वो चाहे आप उनको जितनी गाली दे दीजिए, जो कुछ भी कहना है कर दीजिए, कितने भी राजनीतिक आक्षेप लगा लीजिए,
वो विपक्ष की वो क्रेडिबिलिटी नहीं रही है कि वो नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर मात दे सकें। ठीक है, इसलिए वो फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे वो काम करता है। प्रणय, मुझे लगता है हमें अगले सवाल जी बिल्कुल, और अगला सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बड़ा सवाल किया गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बने रामलला के मंदिर और बीजेपी के इससे फायदा होगा क्या? तो 53% लोगों का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। 28% लोगों के मुताबिक कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। वहीं 12% लोगों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण का कोई फायदा नहीं होगा और 3% लोगों के मुताबिक नुकसान होगा। वहीं 4% लोगों ने अपनी राय नहीं जताई है, क्या कहा कि उन्हें पता नहीं है इस बारे में। चलिए, और अगला सवाल भी जल्दी से ले लेते हैं। कांग्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। अब सर्वे के मुताबिक 11% लोगों ने कांग्रेस के इस फैसले को सही बताया है, लेकिन 80% लोग इस कांग्रेस के फैसले को गलत कह रहे हैं, जबकि 9% लोगों ने कहा कि पता नहीं है। तो ये आंकड़ा आपके सामने है और अब मैं जल्दी से राजकिशोर जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बहुसंख्यक वोट जो है वो हिंदुओं का है और अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं गई तो 80% लोग कह रहे हैं कि साहब ये गलती की। लेकिन अगर मैं बहुत जानकारों से जब बात करी तो वो कह रहे हैं कि आप अगर अपनी पिच छोड़कर बीजेपी की पिच पर आकर खेलने लगेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या वो जानकार जो कह रहे हैं, क्या आपका आंकलन है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो भ्रम था वो ज्यादा खतरनाक था इस पे कि पहले हम क्रेडिट लेते रहे, कांग्रेस की तरफ से क्रेडिट लिया जाता रहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। किन परिस्थितियों में ताला खुलवाया था इसको भी फिर जनता बात करेगी। और जहां तक प्रचार तंत्र की बात है तो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार, उनकी ऑरेटरी है, जो उनके वक्ता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा गहनता और सघनता के साथ बात करते थे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की टीम तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि वक्ता और नेता वो बहुत अच्छे कांग्रेस के पास नहीं। और अभी चूंकि मुशायरा चल रहा था तो उस मुशायरे में कांग्रेस के लिए मैं अभी कह देता हूं कि आज उतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब ये इस स्थिति में है तो अब क्या कहा जाए। और दूसरी बात है कि राम मंदिर का मुद्दा अगर कोर्ट से सॉल्व ना हुआ होता, अगर किसी अध्यादेश के जरिए किया गया होता तो कांग्रेस उसमें शामिल ना होती, तो उसमें उसका पॉलिटिकल पॉइंट बनता था। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है तो उसके बाद उसमें शिरकत करने में मुझे लगता है कोई बहुत दिक्कत नहीं थी। निश्चित तौर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसके जवाब देना मुश्किल है। हमें आगे बढ़ते हुए बिहार के आंकड़े भी बता देना चाहिए क्योंकि बिहार का में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस लिहाज से हुआ है क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की इस पूरी बहस के अंदर एक बड़ा जो खेला है वो बिहार में नीतीश कुमार के जरिए हुआ और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी बिहार में बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 सीटों में से 37 सीटें मिल सकती हैं, यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी, यानी उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये बड़ा संकेत शुभ। बिल्कुल, और मुझे लगता है वोट परसेंटेज की बात भी लगे हाथों कर लेते हैं क्योंकि वोट प्रतिशत जो है वो बहुत कुछ तय करता है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में ये तो हम आपको सीटें इस समय दिखा रहे हैं, एनडीए को 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। तो वोट परसेंटेज देखिए, अब आपके सामने आंकड़ा आ चुका है। तो वोट परसेंटेज जो है वो 53% एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 31% वोट परसेंटेज दिख रहा है और अन्य के खाते में 16% वोट जा सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन, अगर मैं एक बार फिर से संगीत रागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये तो आप मानेंगे यहाँ पर कि बिहार में आरजेडी जो है वो आगे बढ़ रही है और आरजेडी ने काफी, अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जमीन पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोट परसेंटेज की मैं बात करूँ या सीटों की बात करूँ तो मुझे उतना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो ये आंकड़े कह रहे हैं ये आप इनसे सहमत हैं? देखिए मैं इस आंकड़े से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं तो इससे भी इतर जाकर के कह रहा था कि यदि नीतीश बाबू यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी आते तब भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 31 सीटें वहां जीत सकती थी, लेकिन नीतीश जी के आने के बाद कम से कम उनका एक वोट बैंक है 12-13% का, वो वोट बैंक जब मिल जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए बहुत कारगर होगा, पहले से ज़्यादा कारगर हो गया है। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि तेजस्वी ने बहुत परिपक्वता दिखाई है। तेजस्वी एक अच्छे लीडर के तौर पर आए हैं, उभर करके आए हैं और ग्रास रूट को उन्होंने बहुत मजबूत किया है। लेकिन जो सोशल कोएलिशन जिस प्रकार का बन करके और उनको
सत्ता तक ले जा सके बिहार में अकेले दम पर, मुझे ऐसी संभावना दिख नहीं रही। एक सवाल ले लेते हैं एक छोटी सी टिप्पणी और राम मंदिर पूर्व में करा जा। मैं राजकिशोर जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं। यदि कांग्रेस पार्टी चली जाती तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी नहीं जा करके आप जो डेटा देख रहे हैं उसमें ये भी देखिए 17%, 16-17% मुस्लिम है, 11% ही आ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह ध्यान रखा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो सीमांचल के इलाके से निकाली है। उधर जब बंगाल में घुस रहे तो भी उस इलाके को उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को देख रहे हैं ना, लड़ाई उनको मुस्लिम, उनको पता है कि हिंदू नहीं वोट करने जा रहे हैं। ठीक है प्रणय, मुझे लगता है अगले सवाल, और अगला सवाल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी बिहार की राजनीति में जो करवट हुई है उससे जुड़ा हुआ है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में 22% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने से उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं होगा। वहीं 32% लोगों का कहना है कि इससे उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा घटेगी। 26% लोगों का कहना है कि नीतीश की लोकप्रियता एनडीए में शामिल होने से कुछ हद तक बढ़ सकती है। वहीं 16% लोगों ने माना है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जबकि 4% लोगों ने इस मामले में कोई अपनी राय नहीं दी है। तो देखिए, ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, क्योंकि कई बार राजकिशोर यू टर्न ले चुके हैं नीतीश कुमार, एक बार फिर उन्होंने यू टर्न लिया है। लेकिन क्या माना जाए कि ये लोकसभा का समीकरण बैठाने के लिए ही ये गठबंधन हुआ है। विधानसभा का चुनाव भी करीब है और कई लोगों का मानना है कि विधानसभा में एक बार फिर करवट देखने को मिल सकती है। देखिए, सर्वेक्षण जो कहता है उसमें एक चीज समझ में आती है कि जो नीतीश और बीजेपी का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन था, क्योंकि वो राजद के खिलाफ जिस तरीके से बना था वो उस तरीके से आए थे। लेकिन हाँ, एक बात जो ये आंकड़ा आ रहा मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है, मैं एक बात कहूंगा प्रणय, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी, मतलब मोदी का जो वहां करिश्मा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर विश्वास मत हारने के बाद वो तो, या अविश्वास मत हारने के बाद वो सड़कों पर निकल गए। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता मुरैठा जिन्होंने बांधा और खोला, वो फिर से बैठे हुए हैं वहां पर, कोई कुछ कर नहीं रहा। सब कुछ मोदी के भरोसे होने वाला है। तो बिहार में वाकई ये जो 37 का आंकड़ा है, अगर उसके बाद भी आ रहा है तो आप मान कर चलिए कि वाकई ये चमत्कृत करने वाला है। राजकिशोर जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनावों में AIMIM की वजह से सीमांचल वाला वो चाहे पूरा इलाका, जैसे कि अभी कहा कि भाई मुस्लिम बहुल इलाका है, उसी की वजह से आरजेडी सीटों पे पीछे रह गई थी, और दूसरा कांग्रेस को जो ज्यादा सीटें दे दी थी उसका खामियाजा आरजेडी ने भुगता था विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल। दूसरी बात है कि AIMIM का खेल इस बार समझ में आ चुका होगा सीमांचल के मुसलमानों को भी, तो मुझे लगता है कि वो एकजुट वोट जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर एक पीढ़ी ऐसी है शोभना जी, जिसने लालू प्रसाद यादव का जो शासन देखा है वो अंदर से कहीं डरा हुआ है, हिकारत और घृणा अभी भी भरी हुई है उसके अंदर। तो वो कई बार क्या होता है कि नीतीश के राज में जो उसको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला पहले 5 सालों में, तो उसमें एक चेंज महसूस करता है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का ग्राफ घटता गया है और जेडीयू का वोट परसेंटेज भी लगातार घटता चला जा रहा है, क्या लोकसभा में भी उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो मोदी के साथ जाकर मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब भी मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए वोट होगा तो नीतीश को फायदा उतना नहीं होगा। लेकिन मुझे अगला सवाल लेना है, आप बोल लीजिए। हाँ, अपना जवाब दे लीजिए। बिहार पिछली बार भी 2019 के अंदर बहुत सारे जीते हुए सांसद का बताते थे कि चुनाव के ऐन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने नीतीश कुमार के पोस्टर उठाए हैं, नरेंद्र मोदी को पोस्टर लगाए हैं, जीत हमारी नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई थी पिछली बार भी। मैं फिर ये कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर बन करके उभर कर आते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी भूमिका जो है वो साथ देने की होती है, लेकिन मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी की होती है। मैं तो ये भी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी तब नहीं लड़ रही होती है, नरेंद्र मोदी अकेले लड़ रहे होते हैं, साथ में अमित शाह जी और बाकी सारे लोग उसका कार्यान्वयन कर रहे होते हैं, लेकिन नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी अकेले ही खड़े होते हैं और वो अकेले वही परास्त होते हैं। चुनाव इतनी सीटें जो जहां पर लोकल इनकम्बेंसी होगी और थोड़ा सा लोकल समीकरण होंगे, मुझे लगता है शोभना जी वहां दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मुझे वहां पर बीजेपी का संगठन उतना काम करता नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना तेजस्वी और कांग्रेस वहां पर जमीन पर मिलकर काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीजेपी की जो बिहार की राजनीति है वो बड़ी सीधी सीधी है। लेकिन चलिए, बिहार की राजनीति से अब हमें झारखंड की ओर आगे बढ़ना होगा। सर्वे के आंकड़े जो है वो प्रणय आ चुके हैं। बिल्कुल, और सर्वे के आंकड़े बताते हैं जी न्यूज और मेट्राइज के इस ओपिनियन पोल के कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में कौन सा गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है, ये जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं हम। और देखिए, सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है सर्वे के अंदर। वहीं ओपिनियन पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन
गठबंधन को झारखंड में महज 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य के हिस्से में झारखंड में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए, ये आंकड़ों का बंटवारा बिल्कुल सीधे सीधे साफ है। 14 में से 13 जो है एनडीए के खाते में, और इंडिया के खाते में महज 1 सीट। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि अब वोट परसेंटेज भी हम फटाफट प्रणय अपने दर्शकों को बता देते हैं झारखंड का। तो स्क्रीन पर जरा वोट परसेंटेज आ जाए तो मैं फटाफट अपना जो आंकड़ा है वो बताऊं। और देखिए, एनडीए को यहाँ पर 62%, मुस्कुराते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और द्वारका की डुबकी लगाकर खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक बार आरती टिक्कू आपको लाना चाहूंगी, क्योंकि 62% और इंडिया गठबंधन को 25% वोट परसेंटेज मिल रहा है। और अन्य के खाते में अगर हम बात करें तो देखिए, इंतजार मुझे 62 और 25 आ चुका है सामने। आरती टिक्कू अदर्स के खाते में 13% जा रहा है। यहाँ पर मैं हेमंत सोरेन का जिक्र लाना चाहूंगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि साहब ईडी सीबीआई, विपक्ष पूरा एकजुट है इस मुद्दे पर। आंकड़ों में भी बीजेपी जो है वो अपने इतिहास को रिपीट कर रही है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बहुत चमत्कार नहीं कर रही है। जैसा कहा जा रहा था कि साहब अगर गलत फंसाया जा रहा है या आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो एंगल उठाया गया था वो असर करता नहीं दिख रहा है। देखिए, 2019 में भी मैं झारखंड में थी और उस वक्त भी मैं जो वोटर का जो साइकोलॉजी था उस वक्त भी कि स्टेट लेवल पे हम लोग अलग से वोट करेंगे और नेशनल लेवल पे हम बिल्कुल अलग से वोट करेंगे। लेकिन आपके आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है इस साइकोलॉजी में कि नेशनल लेवल पे वो मोदी को ही अपना लीडर मानते हैं। मोदी की जो पॉलिसीज ट्राइबल्स के लिए जो काम किया है। लेकिन आप जो कह रही हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने इस ओपिनियन पोल के अंदर पूछा था जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में, कि झारखंड के लोगों से जब ये पूछा गया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन पर कितना असर होगा, तो देखिए, लोगों का कहना है इसके जवाब में कि 12% लोग ये मानते हैं विपक्षी गठबंधन को सहानुभूति का फायदा मिलेगा। वहीं 48% लोगों का मानना है कि इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा 16% लोगों का मानना है कि इससे ना तो फायदा होने वाला है न किसी तरीके का नुकसान होगा। वहीं 21% लोगों के मुताबिक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जबकि 3% लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते। नहीं प्रणव, मैं इन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो साइकोलॉजी ट्राइबल्स में मैंने देखी झारखंड में, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत मानते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए जो काम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो पॉलिसीज़ रखी, जितना पैसा ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट को मिला है, पहली प्रेसिडेंट हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू, ये सारी चीज़ों पे का असर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखोगे। और वो क्लियरली इस बात से बिल्कुल इस बात में उनको कोई कंफ्यूजन नहीं कि नेशनल लेवल के लीडर मोदी ही है। और जो हेमंत सोरेन की बात आ रही है उसका कोई प्रभाव नहीं है इस सारे। ठीक है लक्ष्मी जी, मुझे लगता है इसमें आपको भी आना चाहिए। ये जो ट्राइबल मुद्दा उठाया जा रहा था, हालांकि मैंने जब गुजरात चुनाव कवर किया था तो बनासकांठा, साबरकांठा जो कहा जाता है कि साहब एकदम हार्डकोर कांग्रेस की सीटें थी, दलित वोट है वहां पे, लेकिन बीजेपी ने वहां पे चमत्कार किया है। तो क्या आप आरती टिक्कू जी की बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ से, क्योंकि जितना उन्होंने ट्राइबल, अभी जो ट्राइबल उत्सव भी जा रहा है, जिस तरह उनको प्रमोट किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट्स बेचने को, और जिस तरह मोदी जी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं कि ट्राइबल वेलफेयर जो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, और वहाँ पे इवन अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी बहुत समय वहीं पे बिताते, इम्प्लीमेंटेशन देखते। तो ये सारा देखते हुए लगता है कि वहाँ पे जो आपके आंकड़े जो दिख रहे हैं उसके उलट है। और मुझे लगता है शुभना, अब आगे बढ़ते हुए पंजाब के आंकड़ों की भी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वे के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जी न्यूज और मेट्राइज के इस ओपिनियन पोल के अंदर पंजाब के आंकड़े इस तस्वीर में कुछ नया ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को 3 सीटें, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में इन 13 में से 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 1 सीट हासिल हो सकती है। इसमें कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं है। ये कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? अच्छा, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। और उस समय राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि आपको चर्चा में आना चाहिए, 2019 में 8 से 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और तब मिली थी, कैप्टन अमरिंदर ने उस समय कांग्रेस को ये सीटें दी थी जिस समय मोदी स्वीप कर रहे थे बालाकोट और पुलवामा के बाद, तो उस लहर में। लेकिन अब अगर कांग्रेस को ये नुकसान हो रहा है तो अब क्या कहा जाए? तो कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि आत्मघाती दल कांग्रेस से
से खुद तैयार कर लिया। बिल्कुल शोभना जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि पुलवामा के बाद भी इसलिए हुआ था क्योंकि जब कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही थी, राहुल गांधी खून की दलाली कह रहे थे, तब कैप्टन अमरिंदर ने पुलवामा अटैक का समर्थन किया था। वो सेना के साथ खड़े हुए थे। और पंजाब की जहां तक बात है, किसान आंदोलन और तमाम तथ्यों को अगर छोड़ दो, तमाम चीजों को छोड़ दो, तो वो हमेशा शौर्य और सेना के साथ जाते दिखाई पड़े हैं। तो यहां पर जो आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है निश्चित तौर पे, और मुझे लगता है शिरोमणि अकाली दल अभी ये गठबंधन बना नहीं। अगर बीजेपी के साथ में आता है तो मुझे लगता है इन आंकड़ों में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुझे लगता है कि शाजिया इल्मी से भी इस पर टिप्पणी लेनी चाहिए। शाजिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि अकाली दल से गठबंधन होने से ही कुछ फायदा मिलेगा? वरना तो 18% पे आपका वोट शेयर इस समय अटका हुआ है और सीटें भी उस तरीके से कोई हासिल नहीं हो रही पंजाब में। डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि जब तक कुछ औपचारिक नहीं होगा या बताया नहीं जाएगा, और जाहिर है इसके बात की चर्चा नहीं करना सही है। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि आप पंजाब में हालत देख रहे हैं भाजपा की और कम दिखा रहे हैं, मुझे कोई एतराज इसमें नहीं है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग धुर विरोधियों की तरह, सांप और नेवले की तरह वहां लड़ रहे हैं, उसका असर दिल्ली में जरूर पड़ेगा। और मुझे लगता है जो विश्वसनीयता थी केजरीवाल की, खासतौर से वो पार्टी जो उभर कर आई थी अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त से, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई थी, मुझे लगता है ये गठबंधन, इसका असर पंजाब में जरूर पड़ेगा। क्योंकि सब जानते हैं, और पंजाब और दिल्ली में ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ घंटों का ही फर्क है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसमें छोटी सी टिप्पणी शाजिया आपकी बात पे करना चाहती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब 5 राज्यों में गठबंधन कर रही है और पंजाब में नहीं कर रही है, तो ये किसी रणनीति के तहत हो रहा है। मेरी कुछ जानकारों से बात हो रही थी, तो ये था कि भाई अगर नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी मैं जानती हूँ, तो मैं समझती हूँ, सब समझते हैं कि रणनीति है नंबर 1 और नंबर 2 गठबंधन जनता भी बेवकूफ नहीं है ना, की जगह आप खाली छोड़ देंगे, और इसी रणनीति पर शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं पंजाब में। मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहिए। शाजिया, मैं लौटूंगा आपके पास। पहले जवाब शाजिया आपने जवाब कर लीजिए, फिर हम जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी। जी तो शोभना जी देखिए, आप सही कह रही हैं, रणनीति सब समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है, लेकिन वही रणनीति जो है कि आपको लगता है कि आपका अपना काडर, आपका अपना कार्यकर्ता और आपका अपना वोटर नहीं समझेगा, तो किसे समझाने की कोशिश हो रही है? आपके साथ भी है ना शाजिया इल्मी, जब आप कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में कितनी कम दूरी है, वहां पे धुर विरोधी है, यहाँ पे शाजिया इल्मी ये तो आप पर भी एप्लीकेबल है ना। जब आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रही है, सारे नेता कांग्रेस के तोड़ ले रहे हैं या विपक्षी दलों के तोड़ ले रहे हैं, तो नहीं, आप बहुत कंफ्यूज है शोभना जी, आप सच समझ नहीं पा रही हैं। नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हैं शोभना जी, आप 2 अलग अलग चीजों को, 2 अलग अलग फैक्टर्स को मिला रही हैं। मैं बात कर रही हूँ कि वो पार्टी जो अन्ना हजारे आंदोलन से निकली थी, सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप सुनना नहीं चाहती कोई बात नहीं, आप बोलती रहिए, आप बोलती रहिए। नहीं, आप सुनाइए ना, मैं सुन रही हूँ शाजिया। आप बोलिए शोभना जी, आप अपनी थ्योरीज पेश कर रही हैं, पेश कीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं आपकी थ्योरीज को प्रूव करूँ गलत है सही। मैं आपका जवाब सुनने के लिए बैठी हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, बात होती है विश्वसनीयता की, बात होती है कि आपकी पार्टी किस वजह से है और उसका क्या मकसद है, किस तरफ वो जाना चाहती है, राजनीतिक क्या उसकी विचारधारा है और धरातल पर लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी की बुनियाद और नींव और अस्तित्व ही हुआ था कांग्रेस विरोध में, और अब लोग देख रहे हैं कि कई जगह पे साथ में बंद आ गए हैं, तो खुद कांग्रेस मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वही आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इस सवाल के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि कांग्रेस की आखिर इस तरीके की स्थिति पंजाब में कैसे और क्यों हो गई? कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व का जो लॉस ऑफ कंट्रोल था, वो इसके लिए एक बड़ी वजह है। अभी भी चन्नी जिन्हें आपने मंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, वो कहां है किसी को नहीं पता है। उस तरह से संगठन नजर आ नहीं रहा है। पार्टी के अधिकतर नेता जो हैं वो पाला बदल चुके हैं। पंजाब का पाला जो है वो पूरी तरीके से आपके हाथ से जा चुका है। प्रणव और शोभना, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा सा समय अनइंटरप्टेड देंगे, क्योंकि मैं आपके इस प्रोपोगेंडा पर जवाब नहीं, आपको जवाब देना चाह रहा हूं।
जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे का पूरा प्रोपोगेंडा फैला रखा है और लगातार आप लोग पॉलिटिकल मेहमानों को बेइज्जत कर रहे हैं, मैं अपनी नौकरी लगातार बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग, नौकरी ना करूं, आपसे सवाल ना पूछूं, लगातार बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग। और ये प्रोपोगेंडा जिस तरीके से आपने चला रखा है, सारे के सारे समाजशास्त्री बैठा रखे, सारे के सारे ऐसे पत्रकार बैठा रखे जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चाटुकार हैं, सारे के सारे ऐसे लोग बैठा रखे हैं जो लगातार मोदी की पंजाब को आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से, करबद्ध रूप से कह रहा हूं कि ऐसे प्रोपोगेंडा को आप लोग अपने हिसाब से चलाइए। आपको मुबारक, आपका प्रोपोगेंडा 400 नहीं 800 सीटें लेकर के आइए आप लोग। क्या नाम, अभी जो उसमें 800 सीटें हो गई हैं संगोल वाले, उसमें वहां आप रखिए उनको जाकर के, और जी न्यूज पर आप 800 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आज ही नरेंद्र मोदी जी को बना दीजिए। साहब पंजाब की स्थिति बताइए ना, हिमाचल प्रदेश में आप राज्यसभा, आपकी सत्ता में होते हुए आप राज्यसभा की सीट नहीं जिता पाए, इनडिसिप्लिन आपकी पार्टी में, नेता आपके छोड़ कर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सुरेंद्र जी, पहली बार मुझे दुख है कि किस तरीके से आप लोग प्रोपोगेंडा जी न्यूज चला रहा है, और वो लगातार कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए 7-7 लोग आप लोगों ने बैठा रखे हैं। कभी आप चैनल पर नहीं दिखाते, कभी उसका फेस नहीं दिखाते किसी कांग्रेसी का, लगातार एक तरफा बात, नरेंद्र मोदी जी की चरण चाटुकारिता में आप लोग। सुरेंद्र राजपूत जी, ये वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा कि कितनी देर तक आप स्क्रीन पे थे जब आप बोल रहे थे। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी न्यूज चैनल ने बीजेपी में नहीं भेजा, सुनील जाखड़ को भेजा। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि पंजाब में स्थिति को लेकर ऐसी स्थिति सुरेंद्र जी आप बोल लीजिए, हम रोकेंगे नहीं, आप बोल। चरण चाटुकारिता आप लोगों की सुन रहा हूं लगातार, बिहार से लेके झारखंड से लेकर के आप संगीत रागी राजकिशोर, आप शब्दों का ध्यान रखिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपसे तहजीब, पहले बोल लेने दीजिए, पहले आप बोल लीजिए। सुरेंद्र जी आज आप अपने मन की निकाल लीजिए। मुबारक हो, आपको मुबारक हो शोभना, आपको मुबारक हो प्रणय। मैं दुख के साथ अब इस चैनल से जा रहा हूं, बहुत धन्यवाद। अभी रुकिए सुरेंद्र जी, अभी तो और शेरो शायरी होगी, कहां जा रहे हैं आप माइक निकाल कर? नहीं, अब नहीं। अच्छा चलिए, हम छत्तीसगढ़ के आंकड़े का रुख करते हैं। सुरेंद्र राजपूत को ये आंकड़े पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपना जो गुस्सा था वो हम पर निकाल दिया है, तो पर चलिए कोई बात नहीं, हम इसका भी स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी न्यूज आपको अब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाना चाहता है। बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। प्रणय, बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को 55% जो वोट है वो यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर सीटों की बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 11 सीटें जो हैं वो यहां पर आ रही है और कांग्रेस को खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन देखिए प्रणय, यहाँ पर एक बात मैं कहूंगी, राजकिशोर जी है, संगीत रागी है, आरती टिक्कू, लक्ष्मी जी, देखिए हमारी पत्रकारिता अच्छी है, क्योंकि बीजेपी की शाजिया इल्मी भी मुझसे नाराज हो गई और सुरेंद्र राजपूत भी मुझसे नाराज हो गए। इसका मतलब मैं अपना काम तो सही कर रही हूँ। अब मुशायरा हो रहा तो इसमें एक बात और सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके लिए जिनको सच कहने का हुनर आ जाएगा उनसे तो उनके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे। तो कुल मिला के आप आईना मत तोड़िए मित्र, आप सच्चाई देखिए। अपना चेहरा अगर आपको विद्रूप दिख रहा है तो उसका इंतजाम कीजिए। इस तरीके से आप जिस तरीके से भागे, आप रणछोड़ हो गए हैं और आपने अपने संस्कारों का परिचय दिया, जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया है। इतने लंबे समय से आप लगातार तमाम डिबेट में मिलते रहे, तमाम जगहों पर बात होती रही है। किस तरीके से आप, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो कल को आप ईवीएम फोड़ देंगे। तो कुल मिला के फिर कह रहा हूं कि आईना तोड़ना बंद कीजिए, सड़क पर लड़िए। सुनेंगे उनको भेज देंगे, भेज दी जाएगी। जैसे एक छोटी सी, चलिए बोलिए। देखिए, जिस जो अभी तक आंकड़े आए हैं, इससे पहले भी कई चैनल्स लोगों के आंकड़े आए हैं, कई सर्वे आए हैं। ये आंकड़ा उससे इतर नहीं है। हम ये मान नहीं सकते हैं कि सारे के सारे चैनल जो है एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हों और कांग्रेस को कम करके आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, हमने दिखाया था और उन आंकड़ों से इतर नतीजे आए थे। यहीं पर दिखाया था, यही आप ही के ये मनोज जी ने दिखाया था कि राजस्थान बीजेपी हार रही है, ये दिखाया गया था। हाँ बिल्कुल दिखाया था। उसका चुनाव का उल्टा परिणाम आया था। तो चलिए ठीक है। तो शाजिया इल्मी, अब इसका मतलब देखिए, पत्रकारिता तो सफल है हमारी, कोई कुछ भी आरोप लगाए आप भी नाराज हो जाती है, कांग्रेस भी नाराज हो जाती है, लेकिन इन आंकड़ों से आपकी तो बल्ले बल्ले है। नहीं, ये तो बात मैं मानूंगी। देखिए, आप नहीं, ये मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कह रही है। जब तक आप सबको नाराज नहीं करेंगी और सबसे सख्त से सख्त सवाल नहीं करेंगी
उनकी पार्टी के मुतालिक, तब तक आपकी पत्रकारिता जो मैं कहूँगी कामयाब नहीं होगी। तो ये अच्छी और कामयाब पत्रकारिता का ही पहचान है। और कभी कभी आपको सबसे सुनना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं खुद नाराज थी और मैं सुरेंद्र भाई को कहना चाह रही थी कि आप मुझसे भी ज़्यादा बोले हैं, कम से कम। मैं औरों के बारे में तो नहीं कह सकती, तो कम से कम बुरा ना माने। लेकिन देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, हम लोग किस तरह से इन आंकड़ों को देखते हैं। ये तो ओपिनियन पोल है, बहुत ही जल्दी नतीजे आएंगे, तो उसमें भी परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमेशा या तो इलेक्शन कमीशन को कह देना, ईवीएम को कह देना, ओपिनियन पोल को कह देना, या प्रबंधन को कह देना, या शासन प्रशासन को कह देना आसान बात है। सच बोलना और अपने अंदर झांक कर, गिरेबान में झांक कर, इंट्रोस्पेक्ट करके, आत्ममंथन करके कुछ बोलना अलग है। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। और कम से कम आप वोटरों को तो गलत नहीं कह सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा जनमत ही गलत है। सवालों के जवाब वोटर थोड़े दिन में दे ही देंगे शाजिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए जरा दर्शकों को ये भी बता देते हैं, क्योंकि यूटीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अगर बात करें, दमन दीव की तो इकलौती सीट इस समय एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है जी न्यूज और मेट्राइज के इस पोल में। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को यहां पर कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही सीट है और एक ही सीट जा रही है सीधे सीधे एनडीए के पास। और आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक दमन दीव की इकलौती सीट पर एनडीए को 46% वोट मिल सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 30% वोट हासिल हो सकता है, जबकि अन्य के खाते में 24% वोट जा सकता है। तो ये सीट और वोट शेयर, ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं। साथ ही ये आंकड़ा हुआ दमन और दीव का, और दमन और दीव के बाद अगला आंकड़ा पुदुचेरी। शोभना, तो चलिए पुदुचेरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है, वहीं एनडीए और अन्य दलों को यहाँ मायूसी हाथ लगने की उम्मीद है। और पुदुचेरी का ओपिनियन पोल आपके सामने, इंडिया गठबंधन जो है वो ये पुदुचेरी की सीट जीत सकता है। और अब मैं एक बार फिर जल्दी से शाजिया इल्मी आपका रुख करूंगी, और रुख मैं इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है इसमें एनडीए गठबंधन काफ़ी बढ़त बना चुका है, और अभी तो और भी स्टेट्स बचे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ब्रांड मोदी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये ब्रांड मोदी है जिसकी वजह से आप लोग इस तरीके से स्वीप कर रहे हैं और ये सारी की सारी सीटें जो है वो आपके खाते में जा रही हैं, चाहे हिंदी हार्टलैंड की सीटें हों? देखिए, जब बात होती है मोदी की गारंटी की, तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी कुछ साफ हो जाता है कि समावेशी विकास के लिए क्या कुछ हो रहा है। और एक जो हर एक घर का जो बाशिंदा है, जो नागरिक है, वो सोचता है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, खुद ब खुद वो नाम आता है सामने, वो चेहरा आता है और वही तस्वीर दिखाई देती है। क्योंकि उस तस्वीर का मतलब है, यानी कि मोदी जी की तस्वीर का मतलब क्या है? एक गारंटी, एक विश्वसनीयता। और ये लोकप्रियता से बहुत बढ़कर एक चीज होती है। कांग्रेस तो कुछ और कह रही है ना, वो कह रही है मोदी जी की तस्वीर का मतलब है झूठा वादा, झूठ, जुमलेबाजी। ये तो अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं ना, इस पर क्या जवाब है? देखिए आरोप लगाना उनका, देखिए वो लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, यह है राजनीति। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोदी जी ने जो हर एक के दिल में एक जगह बनाई है, और वो मैं बार बार कहती हूँ सेवा और सुशासन से, उसकी कोई काट नहीं है। घूम फिर कर बात आती है कि मैं इस घर में रह रही हूँ, चाहे मैं किसी भी जाति की हूँ, मैं किसी भी वर्ग की हूँ, मैं किसी भी जात की हूँ, मैं किसी भी धर्म या मजहब की हूँ, लेकिन क्या मेरे घर में मेरे हालात, मेरे घर के हालात पहले के निस्बत अच्छे हुए हैं? और आप सोचिए, सिर्फ आंकड़े देख लीजिए आप, 25 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, सबसे गरीब। पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ बहुत ही अत्यंत गरीब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। आप सोचिए, कम गरीब हैं वो। आप सोचिए 80 करोड़ लोगों को खाने को मिल रहा है 5 किलो चावल और दाल। ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी बात है। 50 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते हैं। ये सब मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी। हमने जो सवाल भी पूछा था कि सबसे बड़ी फैक्टर कौन सा है, तो उसमें भी ब्रांड मोदी। तो ब्रांड मोदी के आगे सब कुछ फेल, और यही सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बीजेपी की। निश्चित तौर पर शोभनी, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि चाहे वो कॉर्पोरेटर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर जाती है और उसको वहां पर सफलता मिलती है और कई जगह असफलता भी मिली है, लेकिन वो मोदी के नाम पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री सत्ताधारी दलों के बदल दिए जाते हैं, पुराने नाम शिवराज चौहान और ये बदल दिए जाते हैं। तो उसके बाद भी वहां पर आप ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अब ये आंकड़े ईवीएम से नहीं निकले हैं, जनता के बीच में जाकर लोगों से दिए गए हैं। तो ईवीएम पर जब
ठीकरा फोड़ा जाएगा तब फोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तो आंकड़े जनता के बीच से जाकर निकले तो भी यही बात आ रही है। ईवीएम से भी इसी तरीके से निकल रहे थे और हर जगह पर मोदी की जो गारंटी, मोदी अपने आप को जिस तरीके से खतरे में भी डालते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको लेकर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी नाराज हो गए, अपने आप को कह रहे थे कि उनको बड़ा बेइज्जत किया गया था। अब जनता ने अगर बेइज्जत कर दिया गया तो उसमें बेचारे पत्रकार क्या करें, लेकिन खैर वहां पर भी नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी पर गए, शिवराज चौहान के चेहरे पर नहीं गए, जबकि सारे सर्वेक्षण ऐसा बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार जाएगी। तो कुल मिला के ये रिस्क लेने का जो मादा है कि अगर असफलता मिलेगी तो सवाल भी उठेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ रही है शोभना जी इसके साथ, मोदी की गारंटी के चक्कर में कई बार क्या हो रहा, बिहार में फिर आपसे कह रहा हूं कि वहां पर जिस तरीके से स्थानीय नेतृत्व वो इंपैक्ट डालता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो दिल्ली से तो हो रहा है, लेकिन वहां के नेता या जो तमाम स्थानीय जो छत्रप हैं वो क्या उस तरीके से काम कर पा रहे हैं। मोदी के नाम से आप पूरी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सांसदों के टिकट बदलने की तैयारी कर रही है, इसे जनरेशनल चेंज भी बताया जा रहा है। क्या इसका कुछ फैक्टर या इसे कहा जा सकता है, इसका कोई नुकसान हो सकता है, जैसे आमतौर पर दलों को होता है कि अगर वो सांसदों के टिकट बदलती है कुछ असंतोष उभरता है? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि जो भी जा रहा है वहां पर किस सांसद के नाम पर वोट पड़ रहा है। मतलब अपवाद छोड़ दीजिए एक आधा, उसके अलावा किसी सांसद के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा, नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा, जिसको चाहते वो बदल देते, मुख्यमंत्री बदल देते, फर्क नहीं पड़ता। और अभी देखिए ये अभी तो चर्चा आगे जारी है और जी न्यूज़।